8085 माइक्रोप्रोसेसर, इसके सवाल और जवाब देख रहे हैं। व्हाट इज एन इंटरप्ट? अब मान लीजिए आपका कंप्यूटर चल रहा है और एकदम से आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो गई, या मान लीजिए एकदम से कीबोर्ड निकल गया, आपने निकाल लिया, या पेन ड्राइव निकाल ली, तो कैसे पता चलेगा अंदर के चीज़ों को या ख़ास तौर पे माइक्रो प्रोसेसर को कि ऐसा कुछ हुआ है? तो जहाँ तक हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं या किसी भी इंटरप्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो कोई बाहरी डिवाइस, जिसे हम पेरिफेरल डिवाइस भी कह सकते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल डिवाइस भी कह सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल देता है कि भाई कुछ काम करना है, या मुझे कुछ काम है, या कुछ हो गया है। इसी को हम इंटरप्ट कहते हैं। तो इंटरप्ट में हार्डवेयर इंटरप्ट भी होते हैं और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी होते हैं। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है ट्रैप की। अगर ट्रैप आता है, इसका मतलब ये है कि इस इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर को हैंडल करना ही पड़ेगा। ये जो है ये नॉन मास्केबल है। नॉन मास्केबल का मतलब ये होता है कि इसको हैंडल करना ही पड़ेगा। बाकी जितने आपको दिख रहे हैं ये मास्केबल है, इनको मास्क किया जाता है। कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं ये। अगर आप थोड़ा इंटरप्ट स्ट्रक्चर देखना चाहें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये है इंटरप्ट, और इंटरप्ट के लिए बाकायदा आप देखिए अलग अलग फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, और क्या तरीका है वो यहां भी आप देख रहे हैं। What are the types of instruction for 8085 माइक्रो प्रोसेसर? अब माइक्रो प्रोसेसर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, चाहे वो आप दे रहे हो प्रोग्राम बना के, एक कोड लिख के असेंबली लैंग्वेज में, या फिर जो इंटरनल सिस्टम है वो माइक्रो प्रोसेसर को कुछ इंडिकेट कर रहा हो। तो इंस्ट्रक्शन किस किस टाइप के हो सकते हैं? अगर मैं इंस्ट्रक्शन सेट पूरा 8085 का बताऊं, तो इसमें कार्यवाही या फंक्शन बेस दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको। एक तो जो ये काम हो रहा है उसके बेसिस पे, और साइज के बेसिस पे कि एक इंस्ट्रक्शन कितने साइज की जगह लेता है या कितने बाइट लेगा, फंक्शन में ये क्या काम करता है। जैसे आप कहें डेटा ट्रांसफर फंक्शन है, अब मैं अगर आपको एमओवी एक इंस्ट्रक्शन बताऊं, तो ये मूव करता है, मूव करेगा एक कंटेंट को दूसरी जगह पे, है ना। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन अगर मैं ऐड करता हूं तो ये जोड़ेगा। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि जैसे आपको और करना है, एंड करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, ये सब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। तो ये अर्थमेटिक हो गया, ये लॉजिकल हो गया। उसके बाद आता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो जब आप सब रूटीन या ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं, तो जैसे प्रोग्राम लिखा, आपको यहां तक, यहां जाना है, तो यहां से वापिस आना है, तो कई बार ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन या फिर कोई लूप चलाना होगा आपको, जैसे जंप, नॉट, जीरो, इस तरीके के कॉल, रिटर्न, ये ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। अब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, स्टैक का सबसे बड़ा उपयोग है। स्टैक कौन सी होती है? एक टेम्पररी आपको मेमोरी मिल जाती है, कहां पर? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो इसमें अलग अलग स्टैक में रखना, स्टैक से निकालना, वो क्या क्या होता है? आपका पुश है, पॉप है, ऐसे SPHL है और XTHL है, ये सारे स्टैक के इंस्ट्रक्शन होते हैं। फिर आपके इनपुट आउटपुट, या कहें कि ये, इनको मैं एक साथ बता सकता हूं कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हुआ इन आउट, और जो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, जैसे हॉल्ट करना, ये सारे मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आ गए। तो ये आपके 7 तरीके के हो गए, जिसमें आप आखिरी को दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट का, या 3 बाइट का, तो ये सारे जो है ना, इनको हम बता सकते हैं कि कौन सा है 1 बाइट लेता है, कौन सा 2 बाइट लेता है, कौन सा 3 बाइट लेता है। जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो ये आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। मूव करना है, जैसे इसको यहां मूव करना है बी वाले रजिस्टर में 45 को, तो आपका 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। ऐसे 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन कॉल जो हो गया, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि कॉल है या जंप है, ये 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप कोड एंड ऑपरेंड? देखिए, पहले मैं आप इसको डायग्रामेटिकली के लिए समझाऊंगा आपको। पहली चीज ये समझ लीजिए कि कोई भी CPU बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 या 1। आपकी भाषा, मेरी भाषा अंग्रेजी, इसको नहीं समझ में आती, केवल 0-1 समझता है। तो हर चीज पहले कन्वर्ट होती है 0-1 में, तभी काम चलता है ना। अब
दो पार्ट होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के। अगर कोई मशीन इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया ऐड कुछ 45, तो ये जो ऐड हो गया ना, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, ये आपका ऑप कोड या ऑपरेशन कोड कहलाता है। ये हैश केवल इसलिए बताया गया है कि ये आपको बताएगा किस तरीके के एड्रेसिंग मोड है। हमारे पास 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट, डायरेक्ट, इंप्लाइड, इस तरीके से 5 है। और कौन से डेटा पे काम करना है वो यहां लिखा होगा, वो ऑपरेंड हो गया। तो इसको और इस तरीके से समझिए कि किसी भी मशीन इंस्ट्रक्शन के 3 पार्ट बना सकते हैं आप। एक तो एक्चुअल ये इंस्ट्रक्शन है, इसको हम ऑप कोड कहते हैं। इसके आगे जो डेटा दिया हुआ है या फिर डेटा का एड्रेस दिया हुआ है वो आपका ऑपरेंड होता है, जिसपे ये इंस्ट्रक्शन काम करेगी और ये बताएगी कि ये जो डेटा है वो कहां से लाना है, डेटा को एक्सेस करने का तरीका क्या है, वो आपका एड्रेसिंग मोड में आता है। ठीक है जी। तो ये पूरा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऑप कोड में यही निहित होता है। ऑप कोड ही बताता है, ऑप कोड के अंदर ही पता लग जाता है आपको कि भाई एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके के एड्रेसिंग मोड होते हैं। तो फिर से बता दूं, जो ऑप कोड होगा ये इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है जो ये बताएगा कि ऑपरेशन करना क्या है, फंक्शन कौन सा चलाना है, क्या काम करना है। और ऑपरेंड इसी इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है जो आपको वो वैल्यू बताएगा जिसपे ये इंस्ट्रक्शन काम करेगी। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये ऐसी ले रहा हूं मैं, ऐड ए बी। तो ऐड आपका क्या हो गया, मतलब ऐड ए यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, ऑप कोड, और बी इसमें ऐड करना है, ऐसा। राइट द ऑपरेशन कैरिड आउट व्हेन 8085 एग्जीक्यूट्स DAD-H इंस्ट्रक्शन। क्योंकि आपको ऑप कोड, ऑपरेंड, इंस्ट्रक्शन के बारे में आइडिया है, तो अब आप ये एक कोई भी इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। हम डैड के बारे में बात कर रहे हैं, तो डैड जो होगा, इसका इंस्ट्रक्शन का काम ही ये है कि ये जो भी आपका कंटेंट है ना, HL पेयर का, ठीक है जी, वहां ऐड होके ये सेव कर लेगा HL में। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, BC, DE, HL ऐसे हमारे पास पेयर होते हैं, है ना, ये 16 बिट के होते हैं। फिर आपके पास स्टैक पॉइंटर होता है, ऐसे आपका प्रोग्राम काउंटर होता है। तो DAD का मतलब ये होता है ऐड रजिस्टर पेयर टू HL रजिस्टर। कहने का मतलब आपका ये रजिस्टर पेयर है, मान लीजिए मैं इसको कह देता हूं कि ये आपका एक पेयर बना देता हूं, RH, R1, R2 जो भी आप ले लीजिए, ये रजिस्टर पेयर है, ठीक है जी, RH कर देंगे। ये ऐड होगा H और L, जो भी H और L में होगा ना उससे ऐड हो जाएगा। जो भी आप या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो HL से ऐड होगा। और सबसे बड़ी बात, ये स्टोर हो, जो एडिशन का रिजल्ट आएगा, जैसे ये 2 है या 3 है, 2 और 3 5 जो है वो भी HL में जाके स्टोर होगा। यानी कि ये जो है वो अब ओवर पावर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये चीज ऐड हो गई है, ये HL पेयर है, इसमें ऐड होकर यहां आ जाएगा। ये रजिस्टर एड्रेसिंग है, अर्थमेटिक ग्रुप है, इसका 1 बाइट का है ये, और इसमें CY करके कैरी फ्लैग आता है। एग्जाम्पल भी यहां पर है अपने पास। Give the sequence of operation that takes place during the execution of call instruction। अब आप इसमें देखिए कि जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पहली लाइन है, सेकंड लाइन है, इंस्ट्रक्शन 3 है, 4 है, 5 है, ये आपका मान लीजिए सब रूटीन का कॉल है। मान लीजिए सब रूटीन का कॉल है, इस सब रूटीन को मैं कह देता हूं ऐड। अब आप मान लीजिए ऐड में 2 और 3 पास करते हैं, तो ये सब रूटीन पे जाएगा। मान लीजिए सब रूटीन का कोड लिखा हुआ है और सब रूटीन 5 वापिस भेजेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक स्टैक होता है, स्टैक आपका एक टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसमें आप टेम्पररी चीजें इसमें पुश करते हैं। तो जब आप यहां तक पहुंच गए तो वापस आपको वापस कहां आना है, इस इंस्ट्रक्शन पे आना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो आपको प्रोग्राम काउंटर को डालना पड़ेगा किस पे, वो डालना पड़ेगा प्रोग्राम काउंटर को आपको स्टैक पे, ठीक है। जो तो एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, जो कि प्रोग्राम काउंटर के पास है, मेन प्रोग्राम चल रहा है, वो आपको स्टैक पे डालना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये होगा। अब जब आप स्टैक पे डाल देंगे तो यहां स्टैक पॉइंटर क्या करता है, वो टॉप को पॉइंट करता है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर आपने ऐसे प्रोग्राम काउंटर डालते ही स्टैक जो है वो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। 8 बिट मतलब 8 बाइट 8 बिट का एक होता है ना, ध्यान रखिएगा, एक रजिस्टर 8 बिट का होता है, और स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर दोनों 16 बिट के होते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये अब प्रोग्राम जाएगा इधर पे, सब रूटीन पे, ठीक है जी।
जो भी सब रूटीन का एड्रेस होगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए, पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो स्टैक पॉइंटर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, प्रोग्राम काउंटर को यहाँ का कंटेंट यहाँ डालना पड़ेगा। तो पीसी को जैसे आपने कहा कॉल 5000H, तो प्रोग्राम काउंटर को स्टैक पे डालिए। अब प्रोग्राम काउंटर में क्या आएगा? प्रोग्राम काउंटर में अब वो आएगा क्योंकि प्रोग्राम काउंटर अब यहां पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, जो कि सब रूटीन का पहला लाइन है, उसको पॉइंट करने लगेगा। ओके, और फिर उसके बाद फाइनली जब ये काम हो जाएगा तो रिटर्न कॉल होगा। तो रिटर्न पे क्या होगा कि अब प्रोग्राम काउंटर पे जो आपने यहां पर दो चीजें, मतलब प्रोग्राम काउंटर को यहां 2 इंक्रीमेंट किया था, अब ये वापस निकलेंगे और ये प्रोग्राम काउंटर पे जाएंगे। प्रोग्राम काउंटर अब यहां पर पॉइंट करने लगेगा। व्हाट इज टी स्टेट? देखिए ये सब टाइमिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब भी एक इंस्ट्रक्शन चलता है, जब भी इंस्ट्रक्शन चलेगा, तो हम बात करते हैं कितने मशीन साइकिल लग रहे हैं, कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। तो जो मशीन साइकिल है या इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये कह ले कितने टाइम पीरियड, क्लॉक टाइम पीरियड, क्योंकि हर एक माइक्रो प्रोसेसर का एक क्लॉक होता है, उस क्लॉक के कितने साइकिल लग रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में, राइट। अगर मतलब यहां से मान लीजिए यहां तक एक इंस्ट्रक्शन चलता है, या यहां से यहां तक एक इंस्ट्रक्शन चलता है, तो हम ये कहेंगे कि ये आपका एक टी स्टेट चल रहा है। द पोर्शन ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन वन सिस्टम क्लॉक पीरियड इज कॉल्ड वन टी स्टेट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्लॉक है तो टाइम पीरियड भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, और ये फ्रीक्वेंसी है वो इंटरनल क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होगी। यहां पर आप एग्जांपल देखिए, मैं अभी बताता हूं आपको। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये हम कह रहे हैं कि भाई एक फॉलिंग एज है और ये भी एक फॉलिंग एज है। ये पॉइंट जो हो गए यहां से यहां तक एक टी स्टेट हो गया। जैसे हम वेव में नहीं कहते थे कि एक वेव हो गया, ये वेव हो गया, तो यहां से यहां तक इसका हम कहते थे कि भाई एक टाइम पीरियड हो गया, है ना। जिसको उल्टा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो हम जब एक इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, या एक इंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है और वो खत्म होता है, उसके हमको कहते हैं उसका पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो गया। ओके, तो एक इंस्ट्रक्शन एक ही साइकिल में काम नहीं करता। हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्शन यहां भी और यहां तक पूरे तक काम करे, इस पूरे तक काम करे, तो ये 2 टी स्टेट हो गए उसके, है ना। तो मशीन साइकिल पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करता है कि एक ऑपरेशन कितने मशीन साइकिल में काम करता है। तो हर एक मशीन साइकिल कम से कम 3 और 6 इतने क्लॉक साइकिल ले लेती है। तो इसी प्रोसेसर के कॉन्टेक्स्ट में इस क्लॉक साइकिल को ही, ये जो क्लॉक साइकिल बन रहा है, इसी को हम टी स्टेट कहते हैं। इसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ मेनी मशीन साइकिल्स एंड टी स्टेट्स आर नीडेड टू एग्जीक्यूट STA 4200H, ये तो हेक्साडेसिमल है, इन 8085 प्रोसेसर। देखिए उत्तर इसका ये है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम क्या कर रहा है। जो STA है वो इसके लिए है। STA अगर मैं ऐसे लिखूं तो यह है स्टोर एक्यूमुलेटर, मतलब जो भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट होंगे उसको ये मेमोरी में रखता है। तो STA 4200H का मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर में जो भी है उसको ले जाके आप 4200 मेमोरी में, जो हेक्साडेसिमल है, उसमें आप जाके जोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये अगर इंस्ट्रक्शन चलना है तो इसमें 4 आपके मशीन साइकिल लग रहे हैं, मतलब ऑपरेशन को, ऑपकोड को फेच करने में ही 4 साइकिल लग रहे हैं। अब मेमोरी को रीड करना है वो 3 साइकिल हो गया, मेमोरी को जो रीड करना है उसके 3 साइकिल हो गया, और मेमोरी को राइट करना है। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट टी स्टेट्स बन गए। तो 4 मशीन साइकिल्स लग रहे हैं इसमें और 13 टी स्टेट्स लग रहे हैं। 13, देखिए 4, ये इसको अगर मशीन, मैं आपको 4 मशीन साइकिल बता रहा हूं, वो तो ये हो गए। लेकिन अगर मैं आप एक ये ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट, हाँ, ये क्या हो गया, 4 मशीन साइकिल हो गए। अब इस पूरे को जोड़ दीजिए, 4 3 3 3, कितना हो गया, ये हो गया 9 4 13। 13 टी स्टेट्स लगे इसमें। मशीन साइकिल और टी स्टेट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। When the ready signal of 8085 processor is sampled by the processor, कब होता है रेडी सिग्नल 80 प्रोसेसर का, कब सैंपल्ड होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जहां तक बात होती है तो ये सैंपल्ड का मतलब चेकिंग हो रही है,
ठीक है जी। चेक कब होता है? तो ये रेडी साइकिल को कब चेक करता है? हर एक दूसरी टी स्टेट, हर एक मशीन साइकिल की हर एक दूसरी टी स्टेट में ये इसको चेक करता है। What is the function of SID and SOD pins in 8085? तो उसको बताने से पहले आप देख लीजिए कि ये है आपका SID, ये है आपका SOD, 4 और 3 नंबर है इसमें, है ना। तो पहले ये समझ लीजिए कि जो SID का फुल फॉर्म क्या है। SID का यह है सीरियल इनपुट डेटा। ये जो SID लाइन है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, इसमें एरो कहां की तरफ जा रहा है? तो जो आपके एक्यूमुलेटर का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी कि अगर एक्यूमुलेटर 8 बिट का है ना, तो इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा वो यहां से इनपुट हो रहा है, होगा। ये फंक्शन है इस पिन का। और SOD का काम क्या है? फिर जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है एक्यूमुलेटर का, वो SOD से बाहर की तरफ आ रहा है। तो SID और SOD का मतलब ही यही है कि SID पहली चीज तो ये है कि एक बिट लेता है सीरियल पोर्ट 8085 का, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है SID क्या करता है? इसको स्टोर करता है, मतलब 8th पोजीशन जो एक्यूमुलेटर का, क्योंकि सीरियल इनपुट डेटा है तो यहां से डेटा जाएगा और यहां से आएगा, वो SOD आउटपुट डेटा का काम करता है। वाई डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल? अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या है, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। पहले ये समझ लीजिए, इसका मैं आपको डिफरेंस पहले बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि आपके पास किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में एक कंट्रोल बस चाहिए होती है, एड्रेस बस चाहिए होती है, डेटा बस चाहिए होती है। अब एड्रेस के लिए तो केवल आपको एड्रेस फेच करना है, एड्रेस पता करना है। डेटा के लिए डेटा जा भी सकता है, डेटा आ भी सकता है। तो इसीलिए जो डेटा बस है उसको बाई डायरेक्शनल होना जरूरी है। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि वन डायरेक्शन में जाएगी ये, क्योंकि आपको केवल मेमोरी एड्रेस ही तो लेना है। तो माइक्रो प्रोसेसर को रीड करना होता है, पढ़ना होता है डेटा कहां से? मेमोरी से, या फिर इनपुट डिवाइस से, प्रोसेस से पहले या प्रोसेस के बाद। तो इसका मतलब उसको डेटा को स्टोर करना है मेमोरी में या आउटपुट डिवाइस में, या उसका उल्टा डायरेक्शन ले लीजिए। तो इसीलिए डेटा को बाई डायरेक्शनल होना जरूरी है, क्योंकि एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल नहीं होती, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। फिर से बता दूं, एड्रेस बस, खास तौर पे एड्रेस बस का काम ही यही है कि मेमोरी में फिजिकल एड्रेस क्या है बस, तो इसका ताल्लुक मेमोरी से होता है कि भाई एड्रेस क्या है, ये एड्रेस फेच कर लेगी। डेटा बस का मतलब ये है डेटा को आपको रखना है ना, ट्रांसमिट करना है, लेना भी है, दोनों डायरेक्शन में। इसलिए एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शनल में होगी। डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल होगी। एड्रेस बस इसलिए यूज होती है ताकि आप ट्रांसफर कर सके, भेज सके मेमोरी एड्रेस डेटा या इनपुट आउटपुट का। लेकिन डेटा बस का मतलब ये है कि आपको सेंड भी करना है, रिसीव भी करना है। और एड्रेस बस जो होती है, ध्यान रखिएगा, पहले मैं ये बता दूं, डेटा बस जो होगी वो आपको बताएगा कि असली आपके माइक्रो प्रोसेसर का साइज क्या है। और एड्रेस बस का जो विड्थ है वो ये है कि कितना एड्रेसिंग इसकी कैपेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए 16 बिट है तो 2 की घात 16 एड्रेसिंग कैपेबिलिटी हो जाएगी। मान लीजिए डेटा बस 8 बिट का है तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ये 16 बिट की है तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। हाउ कैन सिग्नल्स बी क्लासिफाइड फॉर द 8085 माइक्रो प्रोसेसर? तो सिग्नल को क्लासिफाई करने का तरीका ये अलग अलग, अगर आप देखें तो आपको अलग अलग सिग्नल्स लगते हैं। ये काम करना है तो ये सिग्नल, ये काम करना है तो ये सिग्नल। तो पहली चीज ये है, इसमें उनके काम के हिसाब से एक तो फ्रीक्वेंसी और पावर सिग्नल्स होते हैं। एड्रेस और डेटा बस के लिए एड्रेस और डेटा बस सिग्नल्स होते हैं। कंट्रोल बस है, इंटरप्ट सिग्नल्स है कि भाई कोई पेरिफेरल डिवाइस है, बाहर का डिवाइस है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे सीरियल इनपुट या आउटपुट सिग्नल जैसे SID या SOD की बात की थी, ऐसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का सिग्नल होते हैं। रीसेट सिग्नल्स हैं। मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर्स पॉसिबल इन द 8085। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले थैंक्स पे बाद में जाएंगे। देखिए आपके पास क्या है, जैसे BC DE HL आपके प्रोसेस ये है, अलग अलग रजिस्टर पे है। फिर यहाँ मेमोरी है ना। फिर मेमोरी में भी कई बार हो सकता है कि डेटा का एड्रेस हो। तो अलग अलग तरीके के डेटा ऑपरेशन क्या है,
कि 2 रजिस्टर के बीच में डेटा आपको भेजना है तो डेटा ट्रांसफर 2 रजिस्टर के बीच में, मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर के बीच में ये एक है, मेमोरी ये 2 रजिस्टर के बीच में हो गया, मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर के बीच में हो गया। ये हो सकता है कि बाहर का कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, वहां से आप एक्यूमुलेटर में लेके आ रहे हो, है ना। बेसिकली कभी भी डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, वो केवल एक जगह से उठा के दूसरी जगह कॉपी होता है, यहाँ इंटैक्ट रहता है जब तक इसको आप दूसरे डेटा से ना भरें। तो ये अलग अलग मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि कौन कौन से डेटा आपके, क्योंकि डेटा जो है इमीडिएटली आपको केवल इंस्ट्रक्शन में ही मिल सकता है, कभी कभी आपको एड्रेस बताया जाता है कि भाई उस एड्रेस पे वहां पर होगा, कई बार आपको डायरेक्ट रजिस्टर पेयर आप हैंडल करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है। चलिए साहब, ये बात हो गई इस डिस्कशन की, बहुत शुक्रिया।